सो वेलकम अगेन। आज शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अप थ्रस्ट और ऑल्सो यू कैन से बायो एंड फोर्स। ठीक है, बायो एंड फोर्स भी बोला जाता है इसको, एंड बायो एंड सी। ठीक है, ठीक है। सो अप थ्रस्ट और बायो एंड फोर्स एंड बायो एंड सी। नाउ व्हाट इज अप थ्रस्ट और बायो एंड फोर्स? Now, when a body or an object, when a body is immersed in a liquid नहीं, fluid, it exerts an upward force on the body. This upward force is called upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force. And the phenomenon is termed as buoyancy. Phenomenon is termed as buoyancy. तो ये डेफिनेशन आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा है? तो ये समझाने के जो मतलब इस डेफिनेशन में आपको क्या समझने को आ रहा होगा कि एक फ्लूइड पर हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, ठीक है, डुबा दिया। डुबा देने के बाद जो सरफेस है, मतलब फ्लूइड जो है, वो इस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है और इसी अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट या फिर बायोएंट फोर्स कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन को हम बायोएंसी कहते हैं। फिनोमिनॉन मतलब कि ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि पानी कम हुआ तो ये नहीं होगा, पानी ज़्यादा हुआ तो ये होगा। ये पानी कम ज़्यादा हर मतलब फिनोमिनॉन मतलब इट इज़ नेचुरल, ये हमेशा होता ही है। ओके, तो जब भी अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में कि जब आप बाथरूम में जाते हो, एक बकेट में पानी भरने के बाद, ठीक है, ये पानी का बकेट है, बाहर भरने के बाद आप अगर आपके पास एक मॉग जैसा कुछ हो, ठीक है, मॉग जैसा कुछ हो, ऐसे करके जब आप इसको डुबाने की कोशिश करते हो ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो अब ये डूबता नहीं है, मतलब अंदर ये जाता नहीं, पानी के अंदर नहीं जाता। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो पानी है इस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोएंट फोर्स। ठीक है, तो ये मैं बचपन में करता था। जब भी मैं बाथरूम में जाने का मुझे मौका मिलता था तो मैं नहाने के पहले, जब तक पानी में मतलब बकेट में पानी भरता था, तब मैं वेट करता था। और जब पानी भर जाता था तो मैं अपना जो मॉग है उसको कभी कभी ऐसे करके, शेप का मॉग होता था, सिलेंड्रिकल शेप का होता था, ऐसे करके इसको मैं बकेट में इमर्ज करने की कोशिश करता था, लेकिन ये इमर्ज होता नहीं था। तो मैं तब, मुझे पता नहीं था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी मुझे पता चला कि जो लिक्विड है, ठीक है, वाटर बकेट में जो लिक्विड है, पानी है, वो उस पर एक 90 डिग्री एंगल में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम अपथ्रस्ट या बायोएंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो अभी भी। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को कहते हैं बायोएंसी। ठीक है, अभी ये बायोएंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये देख लेते हैं। फैक्टर्स, पहला फैक्टर, the volume of the body immersed in the volume of the body immersed in the fluid.
and the density of the fluid. The density of the fluid in which the body is immersed. तो दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला कि उस बॉडी का वॉल्यूम जो है उस पर डिपेंड करता है जिसको हमने फ्लूइड में इमर्स किया है. और फ्लूइड का डेंसिटी पर भी ये डिपेंड करता है. मतलब फ्लूइड का डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो बायोन फोर्स ज़्यादा होगा. अगर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब मान लीजिए अभी मेरे पास क्या किया कि एक टैंक है मेरा, वाटर टैंक. तो इतना बड़ा सा वाटर टैंक है, ठीक है. तो इसका डेंसिटी सपोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है. डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, पानी बहुत ज़्यादा है. फिर मैंने क्या किया, एक बकेट लिया, इतना बड़ा सा बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट लिया, ठीक है. इसको हमने क्या किया, इसको मैंने एक्चुअली क्या किया कि ये पानी से भरा है टैंक पूरा, ठीक है. पानी से पूरा भरा है टैंक. तो मैंने क्या किया, इसको परपेंडिकुलरली इस क्या बोलते हैं इसको, वाटर टैंक में इमर्ज करने की कोशिश किया. लेकिन ये अंडर नहीं जाएगा, ये इमर्ज्ड नहीं होगा. बिकॉज अभी जो बायोन फोर्स है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है. मतलब होगा, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊं तब जाके होगा. मतलब मेरे को बायोन फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, आई हैव टू ओवरकम द अप थ्रस्ट, ठीक है. अप थ्रस्ट से भी ज़्यादा मुझे फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके ये बकेट इमर्ज हो पाएगा, ठीक है. तो अगर बकेट का वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ तो उस पर बायोन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बिकॉज एरिया ज़्यादा है, ठीक है. एरिया ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा. और अगर डेंसिटी है फ्लूइड का, मतलब ये पानी का डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गया तब भी बायोन फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है. ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है. अभी कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों जब भी हम किसी पानी में या फिर किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ना करके डूब जाते हैं, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? तो इसको अभी हम जानेंगे इसके बारे में कि रीज़न क्या है इसके पीछे का. क्या सेलेक्ट करूँ, ये करता हूँ. वाई, ये क्वेश्चन लिख सकते हो इसको ऐसे कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक when placed on the surface of liquid or water. ओके. और जो मैंने बोला था कि प्रेशर और थ्रस्ट से लिक्विड, और प्रेशर सॉलिड भी एग्जर्ट कर सकते हैं लेकिन थ्रस्ट से फ्लूइड एग्जर्ट करते हैं. ओके. तो ये मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोला नहीं, मैंने जनरली बोल दिया. तो ये आपको याद रखना है, थ्रस्ट सिर्फ फ्लूइड और प्रेशर ऑल. अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट या फिर सिंक करते हैं जब भी हम इसको पानी के सरफेस में रखते हैं. ओके. तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल टाइप का कुछ बनाया, कंटेनर टाइप. वेट, एक बीकर बना लेते हैं, एक्चुअली ईजी होता है बीकर बनाना. बस ऊपर से इसको खोल दो. ओके, बीकर बन गया. इसमें हमने पानी का लेवल बना लिया, ठीक है. तो ये है वो ऑब्जेक्ट. इसको थोड़ा मिडिल पे रखेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे और इसका कलर अंदर से ऐसा कर देते हैं. तो ये थोड़ा सा, हाँ, ऐसा हो गया. फिर अभी इस ऑब्जेक्ट पर दो तरीके के फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं. तो आप बोलोगे भाई क्या क्या फोर्स? एक तो हमें पता है कि हाँ भाई अप थ्रस्ट इस पर हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है इसको ऊपर की तरफ.
एग्जर्ट फोर्स दे रहा है, अपवर्ड फोर्स। और दूसरा फोर्स क्या है? दूसरा फोर्स है इसका वेट। ठीक है, पहला फोर्स तो को पता चल गया, सॉरी 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 सॉरी, पहला फोर्स तो को पता चल गया। पहला फोर्स क्या है? इसका वेट। मतलब क्या मैं मीन क्या करने चाहिए, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मीन करने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रेविटी को। ठीक है, और इसका अपवर्ड फोर्स है यू, मतलब अप थ्रस्ट, मतलब बायोवेंट फोर्स। तो दोनों ही इसको कैंसल आउट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है दोनों फोर्स इस पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी किसका फोर्स ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर मूव करेगा, आई मीन सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कॉमन सेंसली पूछूं कि अगर नीचे खींचने वाला ज़्यादा पावरफुल है तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, मतलब सिंक होगा। और अगर ऊपर खींचने वाला ज़्यादा पावरफुल है तो ऑब्वियस से बात है फ्लोट करेगा। है कि नहीं? मेरा कॉमन सेंस वाला बात ठीक है ना? ओके, इफ़ यू एग्री विथ मी देन इट्स ओके। सो व्हेन, अरे इसको सेमिंग से लिखना अलाउ नहीं होगा, मतलब अलाउ नहीं, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द surface of liquid, on the surface of liquid, then two forces act on the object. क्या क्या फोर्स मैंने बोला था? पहला इसका वेट, इट्स वेट W acting downwards, vertically downwards actually, vertically downwards, and दूसरा up thrust U acting vertically upwards, vertically अपवर्ड्स। ठीक है, दो फोर्स इसमें एक्ट करते हैं। तो तीन तरीके के केसेस आ सकते हैं। अभी बोले, अब आप बोल सकते हो कि भाई आपने तो बोला कि पहले सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, तो तीसरा केस क्या है बताता हूँ भाई, पेशेंस रखिए। द फॉलोइंग थ्री केसेस arise। पहला केस, क्या केस? व्हेन upthrust of liquid on the object is greater than the weight of that object, then the object floats. Then the object will float on the surface of the water और लिक्विड। ठीक है, वाटर नहीं बोलूँगा, लिक्विड बोलूँगा। तो क्या है पहला केस? पहला ये केस ये है कि अब अगर अपथ्रस्ट है, लिक्विड का अपथ्रस्ट जो है ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वेट से ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है अपथ्रस्ट, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर ऊपर खींचने वाला ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ऑब्वियसली बात है फ्लोट करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? फिर सेकंड केस, व्हेन वेट of the object is greater than the upthrust, then object
will sink। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट से, तब वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर नीचे खींचने वाला ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, मतलब क्या, डूब जाएगा। ओके, फिर थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि व्हेन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। अभी ये है कि वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ज़्यादा होगा कम होगा, ऐसा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि एक ऑब्जेक्ट का वेट भी सेम है अपथ्रस्ट के साथ, देन द ऑब्जेक्ट will be at rest, anywhere within the liquid। ओके, विथिन द लिक्विड, मतलब अभी अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों सेम हुए तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के, मतलब लिक्विड के अंदर ही कहीं, लिक्विड के किसी भी एक जगह पर रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे पूरा फुल लिक्विड है। ओके, दिस फुल लिक्विड। तो अभी मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर इमर्स किया तो ऑब्जेक्ट यहीं पर ही रह जाएगा। अगर हम मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को कहा क्या क्या किया, यहाँ पर इमर्स किया, ठीक है, अगर दोनों सेम हो तो ये यहाँ पर ही रहेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इमर्ज किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक है, रेस्ट पर रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, साइड में जा सकता है। ओके, लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब वेट और अपथ्रस्ट इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट एट एनीवेयर विद इन द लिक्विड। ठीक है, देन आर्किमिडीज और आर्किमिडीज ही बोलते हैं इसको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए क्या कलर चूज़ करें, तो डार्क कलर चूज़ करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उनके प्रिंसिपल ने क्या कहा, तो the principle says that when a body is immersed partially or completely in a fluid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। अभी ये क्या है, देखो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि जब भी एक बॉडी को हम एक फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड या फिर गैस, अभी हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज लिक्विड को समझना थोड़ा इजी है एज कम्पेरेटिवली टू गैस। तो लिक्विड में मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को, ये लिक्विड का लेयर नहीं, वाटर का सरफेस है फ्लूइड, इसको मान लीजिए हमने पार्शियली या फिर कॉम्प्लीटली इमर्ज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इमर्ज करने के बाद, इमर्ज करने से पहले, ठीक है, इमर्ज करने से पहले, अच्छा इमर्ज करने के बाद की बात करते हैं। तो इमर्ज करने के बाद पार्शियली हो सकता है या फिर कम्प्लीटली हो सकता है। हमने इसको आधा इमर्ज किया या फिर कम्प्लीटली इमर्ज कर दिया, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। हमें पता है अपवर्ड फोर्स कौन सा है, अपथ्रस्ट से काम करेगा ही, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। क्या बोला है इसको, वेट ऑफ द फ्लूइड। देखो ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने से पहले जो पानी का लेवल होगा, ठीक है, और इमर्ज करने के बाद जो पानी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, उस पानी के लेवल के मतलब बढ़ने
के मतलब उस पानी के लेवल का जो वेट होगा, मतलब पानी जो होगा जो सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पानी है, ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये पहले पानी का लेवल था, ये ओरिजिनल था, और ये न्यू है। तो न्यू लेवल है ये, ओरिजिनल ये है। तो बीच में थोड़ा सा पानी का लेवल इंक्रीज हुआ, किस वजह से हुआ? इस ऑब्जेक्ट के वजह से, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ। अभी समझाना ये चाहता है कि जो अपथ्रस्ट इस बॉडी पर काम किया, इस बॉडी को मतलब अपथ्रस्ट, इस बॉडी पर भी अपथ्रस्ट वर्क कर रहा है 90 डिग्रीज में। तो ये जो अपथ्रस्ट काम कर रहा है, उस अपथ्रस्ट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस ओवर द बॉडी। मतलब जितना पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है, उस पानी का जो वेट है उसके साथ इक्वल है। मान लीजिए कि अभी पानी का लेवल एकदम फुल है, एकदम फुल, एकदम फुल है, देखो फुल। इसमें हमने क्या किया, एक बॉडी को इमर्ज किया, ये बॉडी है। तो पानी क्या हुआ, ओवरफ्लो हुआ, ऐसे करके पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिर गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जितना पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिरा उसको हमने कलेक्ट कर लिया इस सिलेंडर में, बीकर में कन्वर्ट कर, बीकर नहीं, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। तो अभी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद ये जो पानी है, यहाँ पर ये है डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस मतलब क्या, इसको हटा दिया गया है। किसने हटाया भाई? इस ऑब्जेक्ट ने। डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा वही इक्वल होगा किसके साथ? इस ऑब्जेक्ट पर लागू होने वाला अपथ्रस्ट के साथ। सो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर फ्लूइड। आई बात समझ में? ओके, फिर से रिकैप करूँगा कि मान लीजिए कि आप अभी एक वाटर टैंक में हो, वाटर टैंक एकदम फुल है, आप वाटर टैंक के अंदर घुस गए, ठीक है, आप हो वाटर टैंक के अंदर घुसने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पानी जो है वो बाहर फ्लो होकर गिर रहा है, एक्स्ट्रा पानी, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है और जगह हो नहीं रहा, तो पानी एक्स्ट्रा गिर के यहाँ पर इकट्ठा इकट्ठा आपने कर लिया, आपके दोस्त ने कर लिया। तो दोस्त ने करने के बाद आपके दोस्त ने इसको बीकर में रख लिया, जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। आपने तो डिस्प्लेस किया, आपके जाने के बाद ही तो पानी डिस्प्लेस हुआ, आपके जाने से पहले डिस्प्लेस थोड़ी हुआ, नहीं हुआ, मतलब आपके कारण से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो अभी आपके बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि फिनोमिनॉन है ये, नेचुरल फिनोमिनॉन है, तो ऑब्वियसली लगेगा ये 90 डिग्रीज़ में। तो आपके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वही उसका वैल्यू इक्वल होगा किसके साथ? जितना पानी आपने हटा दिया है, कहाँ से? टैंक से। कब? जब आपने इसमें कूदा या फिर आपने इसमें एंटर किया, ठीक है, जब आपने अपना बॉडी को फुल्ली इमर्ज किया या फिर पार्शियली इमर्ज किया, ठीक है। तो आप समझ में आया कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ योर वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ओके, ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है। अब इसका कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1, it is used to design the ships and submarines। इसको शिप्स या फिर सबमरीन्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड द हाइड्रोमीटर्स ER होगा, मीटर्स आर यूज्ड टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हाइड्रोमीटर्स नाम का कुछ यंत्र है जिससे कि पानी का या फिर किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी मेजर किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। द lactometers are used to test the purity of milk। जो लैक्टोमीटर्स है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब उस प्रिंसिपल का यूज़ करके ये पानी जो मिल्क है, दूध है, उसका प्योरिटी टेस्ट करता है।
और हाइड्रोमीटर्स नाम का कुछ और क्या बोलते हैं उसको, मीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली, जिससे कि किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी निकाला जा सकता है। और इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके शिप्स और सबमरीन्स को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, ये था एप्लीकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। The principle of flotation states that for a body to float, the weight of the floating body of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by it. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी को फ्लोट होने के लिए उसका जो वेट होता है फ्लोटिंग बॉडी का, वो इक्वल होता है किसके साथ, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, इट एक्चुअली ये होगा मस्ट बी। ठीक है, मस्ट बी मतलब एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने के लिए उसका जो फ्लोटिंग बॉडी का जो वेट होगा वो उस फ्लोटिंग बॉडी ने जितना पानी को डिस्प्लेस किया मतलब हटा दिया है उसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी आप एक स्विमिंग पूल में हो, तो स्विमिंग पूल में आपने क्या किया, आपका जो वेट है मतलब ऐसा स्विमिंग पूल है तो पानी एकदम फुल है, ठीक है, या फिर थोड़ा कम है, तो आप इसमें फ़्लोट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अगर आपको फ़्लोट करने की कोशिश मतलब फ़्लोट करने की आपको इच्छा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है आपका जो वेट है वो आपको इक्वल करना पड़ेगा किसके साथ, जितना पानी आपने बहा दिया है। बहा दिया मतलब जितना आपने उस स्विमिंग पूल से डिस्प्लेस किया है, हटा दिया है, उस पानी के डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के साथ आपको आपका जो वेट है वो इक्वल करना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा एक्चुअली, तब जाके आप फ्लोट कर पाओगे। अगर नहीं हुआ तो आप फ्लोट नहीं कर पाओगे, ऐसा है। ठीक है, यह है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी डेंसिटी के बारे में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो द डेंसिटी of a substance is defined as the mass of the substance per unit volume. So that is density equal to mass by volume. ठीक है, तो डेंसिटी को हम डी लिखते हैं, कैपिटल डी, मास को स्मॉल एम और वॉल्यूम को भी। ओके, अभी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम
सिस्टम, ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर इसको ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं, ओके। और हमें ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये है कॉन्वर्शन यूनिट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड CGS ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? मास का ऐसा यूनिट क्या है मुझे बताओ? किलोग्राम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। और CGS यूनिट क्या है मास का? ग्राम। और वॉल्यूम का CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, ओके। फिर हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। इसको CBSE ने कंक्लूड कर दिया है, इसके फुल एक्सप्लेनेशन को, बस थोड़ा सा पार्ट को इंक्लूड करके रखा है NCERT ने, ओके। CBSE ने इसको मतलब ऑलमोस्ट 90% इसको हटा दिया है। सो रिलेटिव डेंसिटी मतलब रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड as the ratio of the density of that substance to the density of water। मतलब डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कंपेयर करा जाता है और उसी डेंसिटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी of a substance is equal to density of that substance of the substance, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है उसका डेंसिटी, और पानी का डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। और इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, बिकॉज इसका एक रेशियो है, और रेशियो में हमें पता है रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, मतलब कोई यूनिट ही नहीं होता। इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दोनों सिमिलर क्वांटिटी है बिकॉज दोनों ही डेंसिटी है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता या फिर नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। और एक है कि एक फॉर्मूला जैसे आप कह सकते हो, आप इसको आप लिख के रखो कि वेट ऑफ ए बॉडी in a liquid is equal to actual weight of the body minus weight of the body displaced by the weight of the liquid displaced by the body, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है पानी में, स्पेशली लिक्विड में, वो एक्चुअली उसका एक्चुअल वेट नहीं होता, ठीक है। वो एक्चुअली उसका एक्चुअल वेट से उसने कितना पानी हटा दिया है कंटेनर से, उसका वैल्यू होता है, ठीक है। So this is the end of this chapter and also the end of this video, and also पानी का जो डेंसिटी है मैं बताऊंगा पानी का डेंसिटी कितना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg
पर मीटर क्यूब। ओके, तो पानी का जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, तो फाइनली इट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज़ वेरी यू को क्या कह सकते हैं इसको, इट वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग था और इसका एंड जो है बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। तो आई होप आपने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट जो है टॉपिक को मैं लेकर आऊँगा अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट गया हो। सो टिल देन, गुड बाय।